जियोपॉलिटिकल जो चेंज आ रही है वर्ल्ड में, उसमें आप देख रहे हैं कि चाइना हालांकि इंडिया से काफ़ी आगे निकल चुका है। चाइना ने काफ़ी चीज़ें ऐसी बेस बना लिया अपना, जिसकी वजह से उसकी जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी एफिशिएंट हो गई है। प्राइसेस रॉ मटेरियल के काफ़ी कम हो गए हैं चाइना में बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब इंडिया में डेवलप हो रही है। और इसका इंडिया में स्पीड अभी पकड़ेगी और ज़्यादा पकड़ेगी आने वाले टाइम में, और उससे ऑलरेडी दिखने भी लगा है और प्राइसेस हमारे काफ़ी एफिशिएंट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी है इनपुट, लॉजिस्टिक्स है, और रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट में जो कस्टम्स में क्लियरेंस होती है, कस्टम्स के जो चार्जेस हैं, पोर्ट चार्जेस हैं, जो शिप आता है इंडिया में वो क्या कॉस्ट देता है, तो वो सारी चीज़ें घूम फिर के प्रोडक्ट्स पे ही आती है। जो भी हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसकी कॉस्टिंग पे बहुत मैटर करता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसका एक्सपोर्ट प्राइस क्या हो। तो वो चीज़ हमने चाइना से लर्न की है। चाइना ने उसको काफ़ी एफिशिएंट बनाया, और ये सब होने के बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड में एक बात थी कि चाइना को लोग ये मानने लगे थे कि ये सब चीज़ें होने की वजह से चाइना एक अच्छा नेशन साबित होगा, और जो इंटरनेशनल सिनेरियो है और इंटरनेशनल पॉलिटिकल सीन है उसमें वो एक पॉजिटिव रोल अदा करेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि रिसेंट टाइम में जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ तो कुछ चीज़ें थी जो चाइना से मिस्टेक समझ लो या जो भी समझ लो, तो पॉलिटिकली इंटरनेशनल उसने कुछ इस तरह की चीज़ें कर दी जो पहले से हो रही थी। एक्चुअली साउथ चाइना सी में पहले से ही इशू था, पर वो ऐसा लोग मानने लगे थे कि वो एक वन ऑफ मैटर है, यानी कि साउथ चाइना सी में जो वो कर रहा है, वो चाइना जो कर रहा है वो शायद उसकी जेन्युइन थॉट प्रोसेस है। पर जब देखा कि वो ताइवान के ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है, फिर इंडिया पे भी प्रेशर डाल रहा है, तो फिर अब वर्ल्ड में एक सिनेरियो ये क्रिएट हुआ है कि ये जो चीज़ें कर रहा है, और जैसा हम सोच रहे थे कि हम चाइना को इंटीग्रेट कर लें सप्लाई चेन में, इंटरनेशनल सप्लाई चेन में, तो चाइना एक अच्छा मेंबर बन सकता है वर्ल्ड स्टेज पे। और ऐसा भी मानने लगे थे कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप थोड़ी सी वीक थी, जिसकी वजह से यूएसए की पोजीशन वर्ल्ड लेवल पे एज ए लीडर काफ़ी कमज़ोर हो रही थी, तो चाइना ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ इस तरह की मूव कर दिए जिससे वो एक्सपोज हो गया। उसको लगा कि शायद ये वाली जो पोजीशन है जो यूएसए लूज़ कर रहा है, ये बहुत जल्दी मेरे पास आ रही है, तो चाइना ने अपने रंग बहुत जल्दी दिखा दिए। जो रंग बाद में दिखाने थे, उस करीब 10 साल और वेट करना था, वो थोड़ा सा अधीर हो गए। अधीर होकर उन्होंने दिखा दिए, और वर्ल्ड को ये एक्सपोज हो गया कि इनके अल्टीमेट जो एम है वो कुछ और है, पॉलिटिकल ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से लोगों का बिजनेस वाइज भी अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के चांसेस कम हो गए हैं चाइना में। वो वाली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो धीरे धीरे आ रही हैं, वो इंडिया की तरफ मूव कर रही हैं। उसका कारण क्या है कि हालांकि आसियान जो कि 10 कंट्रीज़ का ग्रुपिंग है, 10 कंट्रीज़ की, आसियान काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है चाइना का, बट क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस एरिया नहीं है, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, और जैसे थाईलैंड में भी अब डिस्टर्बेंस शुरू हो गई है क्योंकि जो मोनार्की है उसके अगेंस्ट लोग मतलब रिवोल्ट कर रहे हैं मोनार्की को लेके। और जो पॉलिटिकली करेक्ट अभी सारी कंट्रीज नहीं है, उधर भी वहाँ भी डाइकोटोमीज हैं, रिलीजियस भी और पॉलिटिकल भी, जिसकी वजह से घूम फिर के एक लार्ज अगर एरिया देखें, लार्ज मार्केट देखें, क्योंकि जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वहाँ ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बेस होना चाहिए, उसी जगह पे मार्केट भी होनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इंडिया ही लगता है। साउथ अफ्रीका भी फेल हो गया, साउथ अफ्रीका भी उस चीज़ में नहीं आ पाया। रशिया इसलिए फेल हो रहा है कि रशिया जब 91 के बाद ब्रेक हुआ तो उसके बाद उन्होंने एक ऐसा शो किया कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप बना देंगे, पर इन रियलिटी ऐसा है नहीं, क्योंकि पुतिन की जो इमेज है वर्ल्ड में बहुत अच्छी नहीं है। वो हमेशा से मतलब यूएसए के साथ तो अगेंस्ट अभी भी रहे हैं वो, और पॉलिटिकली भी उन्होंने इंटरफेयर किया है, और जो और भी बातें हैं। और पुतिन एक डेमोक्रेटिक लीडर नहीं इमेज बना पाया कि एज ए डेमोक्रेटिक पर्सन, और एक एज ए चॉइस, पॉपुलर चॉइस बाय रशिया एंड द रशियंस।
वो इमेज नहीं बना पाया है, जिसकी वजह से रशिया इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके पास रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़बरदस्त रिसोर्सेज हैं साइबेरिया में, उनके पास मेरे ख्याल वर्ल्ड का मैक्सिमम ऑयल है साइबेरिया में, तो जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत मोटी चाहिए जो उनके पास नहीं है करने के लिए, जिसकी वजह से वो इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे। उसके लिए गैस जो है, और गैस की इस समय वैल्यू लिक्विड से ज़्यादा है। यूरोप में जो गैस सप्लाई होता है, क्योंकि यूरोप में जो ठंड होता है तो वो सब हीटिंग गैस से होता है, नहीं, गैस रशिया से सप्लाई होता है। इसका एक और भी रीज़न है, गैस अपने आप मूव करती है, अगर आप पाइप बना दोगे तो उसको पंप करने की जरूरत नहीं है, तो वो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चीप हो जाती है। गैस को डिस्ट्रीब्यूट करना इंटरनेशनली लिक्विड के मुकाबले चीपर है। डिमांड भी है ना उसका। हाँ, डिमांड भी ज़्यादा है, क्योंकि आजकल इक्विपमेंट जो हैं वो, यस एब्सोल्युटली राइट, गैस बेस्ड इक्विपमेंट्स बहुत इजीली बन चुके हैं, इजी हैं, टेक्नोलॉजी बड़ी इजीली अवेलेबल है, गैस की वैल्यू ज़्यादा है, उसका प्राइस भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, उसकी रेवेन्यू भी ज़्यादा होने के चांसेस है, और मैक्सिमम उनके पास गैस ही है साइबेरिया में। बट द पॉइंट ये है कि वहाँ की जो कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, और जो वहाँ की ज्योग्राफी है, उसको निकालने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो रशिया के पास नहीं है। तो रशिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन, क्योंकि पास्ट भी उसका ऐसा है, जिसकी वजह से वर्ल्ड में चांस नहीं है। तो घूम फिर के बात इंडिया पे आती है, तो वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया टुडे नाउ। वो जो इन्वेस्टमेंट आएगी इंडिया में, वो सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि इंडियन मार्केट इतनी बड़ी नहीं है कि वो जो इन्वेस्टमेंट होगी और जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इंडिया स्पेसिफिक ही होगी। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो फ्यूचर सिनेरियो है वो काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड पे टिका हुआ है, और जो इंडिया का रिकॉर्ड है वर्ल्ड का, मैंने बताया था 25% ऑफ द वर्ल्ड शेयर, वर्ल्ड ट्रेड शेयर, जो कि आज तक कोई तोड़ नहीं पाया वर्ल्ड में हिस्टोरिकली, तो वो शायद इंडिया 10-12%, 15% कभी फ्यूचर में अचीव करने की पोटेंशियल रखता है। तो इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ऑल्दो इट्स ए स्लो प्रोसेस, और इस समय ओवरऑल सिनेरियो अच्छा है, और जो कैपेसिटी है इकोनॉमी की न्यू बिजनेसेस के लिए और न्यू स्टार्टअप्स के लिए और न्यू एक्सपोर्ट आइडियाज़ के लिए, जो सटेबिलिटी है और जो ऑब्जर्व करने की पावर है, बहुत ज़्यादा है इस इकोनॉमी में, और अभी भी बहुत सारे अनटैप्ड एरियाज़ हैं इंडिया में। तो मेरा एजेंडा आज का ये है कि मैं चाह रहा था कि आपको मैं ये बताऊं कि जो चेंजेस आ रही हैं और जो इनेबलर्स आ रहे हैं, जो कि वर्चुअल हैं, डिजिटल हैं, बट काफ़ी इफेक्टिव हैं, और उनका पोटेंशियल डे बाय डे बढ़ रहा है, और जिससे स्मॉल स्केल में और जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनके पास ऑप्शन ज़्यादा बढ़ गए हैं अपने आप को एक्सपोर्ट में एस्टेब्लिश करने के लिए। तो जो डिजिटल मीडियम्स हैं उसमें जो लीडर है वो है अमेजन अभी तक। तो मैं आज ये भी कोशिश करूंगा कि आपको मैं बताऊं कि अमेजन के अलावा और कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा बीच में आपको। बट उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं आपको एक जो इमीडिएट आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो मैंने बताया भी था आपको, जैसे मैंने दिखाया था इंडियन ट्रेड पोर्टल पे एक ब्लू बैनर था, उसको अगर आप क्लिक करोगे तो आप ग्लोबल लिंकर वेबसाइट पे आ जाओगे, जो कि फियो के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने एक मार्केट प्लेस बनाया है जिनका फोकस B2B ज़्यादा है, B2C कम है। तो जिसकी वजह से जो लिस्टिंग्स होती हैं उसके अंदर वो डायरेक्ट नज़र नहीं आती। अगर बायर अपना लॉगिन बनाएगा तब वो सारी की सारी लिस्टिंग देख सकता है, और वो ग्रो भी काफ़ी अच्छी तरह कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एब्सोल्युटली फ्री है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि उसमें IC नंबर भी अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो भी आप अपना स्टोर बना सकते हो। तो मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊं कि उसके अंदर जाके आप अपना लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, स्टोर कैसे बना सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होगा कि जब हम अमेजन की बात करेंगे तो अमेजन में भी बहुत सिमिलर मेथड है लिस्टिंग करने का और स्टोर वगैरह बनाने का, तो उसमें ज़्यादा आपको चेंजेस डिफरेंसेस नज़र नहीं आएंगे। तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह से हम अपना स्टोर बनाते हैं, कैसे हम इमेजेस डालते हैं, कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं और कैसे अकाउंट बनाते हैं। इसमें अकाउंट बनाने का भी मैं आपको दिखाऊंगा, हालांकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से जो अकाउंट बना था, जो प्रोसेस है वो फियो का सिंपल है, अमेजन का थोड़ा सा डिफिकल्ट, स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो मैं आपको डिस्कस बाद में करूँगा आज ही।
अमेजन के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। पर उससे पहले मैं ये दिखाना चाहता था कि आपको कि जो FIO का जो पोर्टल है, ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, और ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप विजिट करें तो आपको वहाँ से काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है। कहाँ पे है ये FIO का जो ऑफिस है ये अभी रिसेंटली शायद शिफ्ट हुआ है। मैं पहले जब जाता था वो तो उस समय तो वो साउथ दिल्ली में था, पर अब शायद ये ज़्यादा मेरे को ऐसा ख्याल आ रहा है ये शिफ्ट जो हुआ है PhD चैम्बर के आसपास कहीं शिफ्ट हुआ है रिसेंटली। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है सीरी फोर्ट पे। हाँ जी, एशियन गेम्स विलेज एक जगह है जो पुराने वाला जो एशियन गेम्स है उसके सामने है, एशियाड विलेज के सामने है ये सीरी फोर्ट। तो वहाँ पे कहीं पे है इनका। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास में जैन उसके थोड़ा और आगे जाके। हाँ हाँ। तो एक आप और काम कर सकते हैं, मेरी सजेशन है कि जैसे जो लोग अब दिल्ली में बेस्ड नहीं है, वो आप अगर आप सीरियसली इस मैटर को लेना चाहते हैं ना, तो एक आप ट्रिप बना सकते हैं दिल्ली का, और 3-4 दिन का ट्रिप बनाएं, और उसमें आप FIO विजिट करें, इसके अलावा FICCI विजिट करें, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि मंडी हाउस के पास है, बंगाली मार्केट बोलते हैं उस, एट दी एंड ऑफ द बाराखंबा रोड, जो CP से स्टार्ट होती है बाराखंबा रोड, इट एंड्स एट मंडी हाउस, बंगाली मार्केट। अच्छा हाँ, तुलाराम मार्ग पे शिफ्ट हुआ है, राइट, यू आर राइट। तो राव तुलाराम मार्ग जो है वसंत विहार के पास है, एग्जैक्ट। तो आप जो विजिट करें FIO जरूर करें, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आप FICCI जो मैंने बताया आपको, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, तो ये जो है इसकी अपनी खुद की बिल्डिंग है काफी बड़ी मंडी हाउस में। तो इसमें टॉप फ्लोर पे एक पूरी विंग है। हाँ, बंगाली मार्केट जो है ना, बंगाली मार्केट और मंडी हाउस के बिल्कुल बीच में पड़ती है। तो बंगाली मार्केट मैंने इसलिए बोला कि अगर आपको कुछ खाने पीने की इच्छा हो, वहाँ पे बहुत बढ़िया चाट पकौड़ी मिलती है, नाथू वगैरह बड़े फेमस है वहाँ पे। हाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, हाँ जी, क्योंकि बंगाली मार्केट एक बड़ी फेमस जगह है दिल्ली की खाने पीने के हिसाब से, जैसे हर शहर में होता है, तो उस टाइप से। तो आप FICCI में जब जाएंगे तो वहाँ पे टॉप फ्लोर पे एक विंग है जिसको बोलते हैं कमर्शियल इंटेलिजेंस विंग। उनका काम है एक्सपोर्ट की सारी इंक्वायरीज जितनी भी वर्ल्ड में होती हैं और जिसमें इंडिया का कुछ रोल हो सकता है, उसको इकट्ठा करना, और बहुत क्विकली इकट्ठा करना, जिससे कि वो स्टेल ना हो जाए, पुरानी ना हो जाए। जो इंक्वायरीज हैं कमोडिटीज की हैं, प्रोडक्ट्स की हैं, B2B, B2C नहीं, ओनली B2B। तो आप वहाँ जाके आप उनके से मिलें, और अब उसमें फ्री रिसोर्सेज भी हैं, वो देख सकते हैं, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं उनके साथ। वो आपको ऑनलाइन आपके मेल बॉक्स में लेटेस्ट इंक्वायरीज को फीड कर सकते हैं। तो उनका पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है इसी काम के लिए, उनका काम ही सिर्फ यही है, राइट। तो ये इंक्वायरीज काफ़ी यूजफुल होती हैं। मैंने इनफैक्ट काफ़ी फ़ायदा उठाया है उन इंक्वायरीज का, और लास्ट 30 ईयर्स में मेरे ख्याल काफ़ी इनिशियल जो मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाए वो उनकी इंक्वायरीज से बनाए काफ़ी ज़्यादा। तो ये सर्विस बहुत अच्छी है इनकी FICCI की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। शेयर कर लेते हैं, शेयर करते हैं, वो आप ही के लिए है। आप वहाँ जाएंगे तो फ्री आप देख सकते हैं, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके घर पे वो पहुँचा देंगे, आपके मेल बॉक्स में पहुँचा देंगे ईजिली। और फिजिकल फॉर्म में तो थोड़ा लेट हो जाएगा, पर फिजिकल फॉर्म में भी वो पोस्ट करते हैं न्यूज़लेटर वीकली बेसिस पे, पर उसमें फिर आपको फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो स्टेल हो जाती है। जब काफ़ी लोग उसको यूज़ कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। तो फ़ायदा तब है जब इमीडिएट आपको मिले। आप उसमें ये भी बता सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस आइटम्स में है, तो उस हिसाब से भी वो भेज सकते हैं आप। तो एक तो ये हो गया आपका। इसके अलावा एक जब आप जाते हैं दिल्ली तो एक विजिट आप ITPO, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ITPO प्रगति मैदान, हालांकि वो डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि वो पूरा रेनोवेट हो रहा है, पर वो बिल्डिंग जो है प्रगति भवन वो अभी भी है, मतलब एज इट इज है। वहाँ पे आप लाइब्रेरी में जाएंगे उनकी, तो लाइब्रेरी में बहुत सारी रिपोर्ट्स पड़ी हैं, कंट्री रिपोर्ट्स एंड प्रोडक्ट रिपोर्ट्स, जहाँ पे आपका अगर कोई प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपको काफ़ी लेटेस्ट रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, राइट। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि डाटा मिल जाएगा आपको कि किस कंट्री में कितना डाटा आपके आइटम का जा रहा है,
क्या ट्रेंड्स हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसके अलावा ITPO की जो लाइब्रेरी है वो टोटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओरिएंटेड ही है। उसमें जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी बुक्स हैं, जो भी मैगजीन्स हैं, वो सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि उनका जो मेन पर्पज़ वो वही है। क्योंकि ITPO सिर्फ इंडिया में ट्रेड फेयर नहीं लगाता, वो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड फेयर करता है, अपने भी करता है और जो ऑलरेडी हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करता है, और डिस्काउंटेड बूथ देता है आपको। तो वहाँ पे आपको वो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो स्कीमें आ रही हैं उनकी, वो उसके बारे में आपको मालूम करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उसका। इसके अलावा अगर आप दिल्ली का ट्रिप बनाते हैं तो आप एक जगह हो रहा है CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII, उसमें जरूर विजिट कीजिए। वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट विंग है उनकी, जो कि डेलीगेशंस भेजती है वर्ल्ड ओवर बिजनेस को बढ़ाने के लिए सब्सिडाइज्ड रेट पे। ये फैसिलिटी आपकी MSME में भी है बाय द वे। अगर आप MSME के थ्रू भी जाते हैं तो आप अपने 10-12 ट्रेडर को इकट्ठा करके आप फॉरेन विजिट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी को समझने के लिए जाते हैं, तो आपको 25 लाख तक का आपको 10 लोगों के लिए आपको पैसा मिलेगा, जो MSME प्रोवाइड करती है। ये फैसिलिटी MSME में भी है। और CII भी आपको हेल्प करता है। CII डेलीगेशन भेजता है, वो प्योरली बायर सेलर मीट करने के लिए होता है, BSM। तो BSM 2 वे होती है। एक तो जो बाहर के डेलीगेशन जो इंडिया में आ रहे हैं, वो जब आते हैं तो इंडिया के जो रिलेटेड लोग हैं, आप उसमें अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे तो वो आपको बुलाएंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप आइए, और जो फॉरेन बायर आए हुए हैं उनसे आप डिस्कस कीजिए। जैसे अभी रिसेंटली मैंने अटेंड किया था एक, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, एक USA से कोई इंपोर्टर आए थे और उनको बच्चे की बोतल चाहिए थी, प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको। तो उन्होंने जो स्पेसिफिकेशन बताई, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड बताए, वो मीट कर रहे थे। पर जैसे ही उन्होंने क्वांटिटी की बात करी कि इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो सबके हाथ पैर फूल गए इंडिया में। मतलब कोई बिजनेस हो नहीं पाया। पर ये ऐसा हमेशा नहीं होता, कई बार बिजनेस हो भी जाता है, नहीं भी होता है, जैसा भी होता है। तो वो अरेंज करते हैं, और जो डेलीगेशन भेजते हैं तो उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है जिसका आपको फ़ायदा उठा सकते हो। वो ये होती है कि जब डेलीगेशन भेजा जाता है तो उसका एक लीडर होता है, उसका काम क्या होता है, सबको कोऑर्डिनेट करके वो पूरी रिपोर्ट बनाते हैं कि वो किस किस से मिले, क्या बात हुई, क्या आइटम्स, जो कि जनरल आइटम हो सकता है क्योंकि ये जनरल डेलीगेशन होते हैं, जैसे अफ्रीका के कीनिया का होता है, इधर उधर जाते हैं, तो वो लिख के देते हैं कि फलाना पार्टी से मिले, उसका ये इंटरेस्ट था। तो वो रिपोर्ट्स वहाँ पड़ी हुई हैं, सब जितने भी डेलीगेशन गए हैं अब तक, उन सबकी रिपोर्ट्स वहाँ पड़ी हुई हैं। अगर वो रिपोर्ट आप खोल के देखेंगे तो उसमें एक बेनिफिट आपको क्या होगा कि अगर आप वो कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, वो लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, तो ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल फिक्की के जो इंक्वायरीज हैं वो एक्सप्लॉइटेड है, पर जो CII की जो डेलीगेशन रिपोर्ट है वो ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है उसके बारे में। और जो डेलीगेशन में गए थे, हो सकता है उनको प्रोडक्ट उनके मतलब का ना हो, तो इसलिए वो लोगों ने ज़्यादा उसको एक्सप्लोर नहीं किया। तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने अपना पूरा बिजनेस ही CII के थ्रू ही सेटअप किया है, काफ़ी अच्छे स्केल पे। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था कि जो CII का मैंने बताया आपको, CII हो गया, और फिक्की हो गया, FIO हो गया, और ITPO हो गया। और अगर आपके पास टाइम है तो आप IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में है, साउथ दिल्ली में, नियर कुतुब होटल। कुतुब होटल काफ़ी फेमस है, कटवारिया सराय बोलते हैं उसको। उस जगह का नाम जो है कटवारिया सराय के बिल्कुल सामने है कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, जहाँ पे आपको ये कैंपस है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, काफ़ी अच्छा कैंपस है। इसमें आपकी एंट्री बिल्कुल अलाउड है। आप अपना कार्ड दिखाएंगे, बिजनेस कार्ड, आपको एंट्री बिल्कुल देंगे। आप बोलो लाइब्रेरी जाना है तो आपको गाइड करेंगे, लाइब्रेरी जाइए। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, 2-3 फ्लोर की लाइब्रेरी है। उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है वो काफ़ी मतलब डिटेल में होती है नेचुरली, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड तो एक बहुत ही एक्सेलेंट इंस्टीट्यूशन है, जिनके पास काफ़ी डाटा है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन है उनके पास, मार्केट रिपोर्ट्स, प्रोडक्ट रिपोर्ट्स। और अगर कोई स्पेसिफिक बात जो कहीं से नहीं मिल रही है आपको,
तो जिसको आपको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ना सिर्फ लाइब्रेरी जा सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो उनसे कनेक्टेड लोग हैं वहाँ पे, वो जो प्रोफेसर्स हैं, हालांकि वो प्रोफेसर हैं पर वो क्योंकि जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, तो उनके पास कई बार सोल्यूशन होते हैं चीज़ों के। जैसे बड़े फेमस हैं राकेश मोहन जोशी जी हैं, वो काफ़ी फेमस हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। अगर वो मिलने को तैयार हो जाएं तो वो आपको काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकते हैं। और ऐसे और भी कई हैं लोग वहाँ पे जो आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो। और एक अच्छी बात यह है कि दे विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग, ये आपको बेनिफिट मिल सकता है। कोई स्पेसिफिक इशू है गवर्नमेंट प्रोसीजर को लेके या कोई गवर्नमेंट की स्कीम को लेके, स्कीम्स के बारे में अच्छी नॉलेज मिल सकती है आपको, जो इंसेंटिव्स हैं, स्कीम्स हैं, क्योंकि वो सारे डिज़ाइन एक्चुअली आईएफटी में होते हैं, तब वो मिनिस्ट्री में जाते हैं। जो उसकी कंसेप्चुअल डिजाइनिंग है, जितना भी एक्सपोर्ट इंडिया में होता है, उसकी जो ऑपरेशंस हैं और कंसेप्चुअल, वो सब कुछ आईएफटी से ही क्रिएट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की पार्ट है ये। डिग्री भी देते हैं, डिप्लोमा भी देते हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो ये मैंने आपको कुछ जगह बताई, तो आप एक हफ्ते का 1 वीक का ट्रिप बना सकते हैं दिल्ली का, और आप जाएंगे तो आपको एक बेनिफिट ये होगा, एक हफ्ता आप वहाँ रहेंगे, इन इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे ना, तो आपको एक बेनिफिट ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा आपका, और आपको कभी ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, कभी फ्यूचर में दिक्कत हो। और अगर टाइम मिले तो आप अमेरिकन लाइब्रेरी भी चले जाना, कस्तूरबा गांधी मार्ग पे अमेरिकन लाइब्रेरी, अमेरिकन सेंटर बोलते हैं उसको। अमेरिकन सेंटर में वो भी पब्लिकली ओपन है। वहाँ पे एक थॉमस रजिस्टर होता है, थॉमस रजिस्टर, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है बट बहुत कॉस्टली है। उसका एक बेनिफिट क्या है कि जो इंटरनेशनल बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं, उनकी पूरी कुंडली लिखी होती है उसमें, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम कौन है, क्या चीज़ में डील करते हैं, क्या वो इंपोर्ट करते हैं, जो काफ़ी बड़े बड़े स्केल के लोग हैं, पूरा का पूरा इंडेक्स है। अब वो पहले तो रजिस्टर फिजिकल फॉर्म में होता था, अब वो वर्चुअल फॉर्म में भी मिल जाएगा आपको। और एक अच्छी बात यह है कि वो फ्री आपको देखने के लिए अलाउ कर देते हैं। आप फोटोकॉपी भी कर सकते हैं, कुछ पेजेस फोटोकॉपी भी कर सकते हैं आप चाहें तो। अमेरिकन सेंटर, कस्तूरबा गांधी मार्ग, बिल्कुल सीपी से जब एंटर करते हैं आप, तो लेफ्ट में एक थोड़ा आगे जाएंगे तो एक परिक्रमा करके एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, उसके जस्ट नेक्स्ट आपको मिल जाएगा ये। तो ये कुछ जगहें हैं, ये ट्रेडिशनल तरीके हैं। हालांकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, बट फिजिकल में जाने में, एक बार आ जाने में आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो इधर उधर भटकने की बजाय ये सारे फ्री रिसोर्सेज हैं जो मैंने बताया आपको। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एनीवेयर, राइट। तो ये एक मेरी सजेशन थी, यहाँ से सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और इसके अलावा कुछ लेटेस्ट चीज़ें भी आई हैं, जैसे मैंने ITPO का बताया, तो वहाँ पे कुछ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने कुछ ऑनलाइन शुरू किया है इंटेलिजेंस पे ही, जैसे मैंने फिकी वाला बताया, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप कैसे मिलती है। तो उसमें आपको काफ़ी सारी इंक्वायरीज ITPO से भी मिल जाएंगी। उसको बोलते हैं ट्रेड इंफॉर्मेशन सर्विस, ऐसे कुछ करके है, ये अभी लेटेस्ट शुरू हुई है रिसेंटली ITPO में। तो उसकी सब्सक्रिप्शन रेट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, गवर्नमेंट का है, आप चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, तो आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी इंफॉर्मेशन जो ITPO की, वो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी, राइट। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स भी होती है। हाँ, EPCs, अब जा रहे हैं तो आप EPC जरूर विजिट कर लीजिए, आपकी जो भी कनेक्टेड EPC है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो आप एक्चुअली लिस्ट बना के जाएं, जब भी आप जाएं आप फ़ोन करके जाएं कि कब खुला है, विजिटिंग आवर्स क्या हैं, पहले अपॉइंटमेंट की जरूरत है या नहीं है। EPC में शायद जरूरत पड़े आपको अपॉइंटमेंट की, राइट। तो ये सारे आप फ़ोन पे पहले चेक कर लें जाने से पहले। पूरा आपको 1-2 हफ्ते प्लान बनाना पड़ेगा कि किस किस से मिलना है, कैसे कैसे करना है। ऐसे करके जाएंगे ना तो आपका बहुत फ़ायदा होगा आपको इस चीज़ का। और ठीक है, तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको मार्केट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। प्रमोशन काउंसिल जो है वो
हेल्प करते हैं? जैसे बिल्कुल, जलंधर बिल्कुल में करते हैं। स्पोर्ट्स मार्केट है, वहाँ प्रमोशन काउंसिल का ऑफिस भी है वहाँ शायद। चंडीगढ़ अगर है ऑफिस है फिर तो उनका काम ही वही है। में है वहाँ। हाँ, पर अब ये कि आपके प्रोडक्ट की उनको कितनी नॉलेज है उस पर डिपेंड करेगा। वो आपको गाइड कर देंगे कि आप इंफॉर्मेशन कहाँ से निकाल सकते हैं अगर उनको नहीं बताओगे तो। बट जनरली ईपीसी हेल्प करती है, अच्छी खासी हेल्प करती है। पीसी ऑफिस दिल्ली का है इनका, ईपीसी आपकी पर्टिकुलर ईपीसी जो आपका प्रोडक्ट है, उसके लिए ईपीसी बहुत सारी होती हैं अलग अलग। ट्रेड वाइज होते हैं। हाँ, ट्रेड वाइज होती है, कमोडिटी वाइज होती है, कमोडिटी एंड प्रोडक्ट वाइज होती है। जैसे अगर आप आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, उसकी कोई अलग से ईपीसी नहीं है। मेरे को अगर गलत ख्याल नहीं है तो नेस्कॉम ही वो काम करती है। तो नेस्कॉम जैसे आईटी के लिए है, और अगर आप अपैरल्स के लिए बोलेंगे तो एईपीसी है, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। के लिए अलग है, गारमेंट के लिए अलग है। गारमेंट्स के लिए ओखला में नहीं, गारमेंट की तो वही अपैरल ही होगी ना। दो बॉडीज अलग अलग है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वो ओखला में उनकी वो एग्जीबिशन भी होती है और वो प्रमोशन भी करते हैं। अच्छा, मुझे ये ख्याल था कि अपैरल वही रेडीमेड गारमेंट की है, एक ही है। उन्होंने दो भी हो गए होंगे, मैं ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं कभी गया नहीं, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट में ज़्यादा काम किया नहीं मैंने। नेस्कॉम का पूरा बोलिए। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे कुछ है नेस्कॉम। ये इंडस्ट्री बॉडी है, ये ज़्यादा वेल मैनेज्ड है ऑब्वियसली, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इट्स मैनेज बाई इंडस्ट्री। उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडियन गवर्नमेंट के, बट इसी ऐसा माना जाता है कि नेस्कॉम की वजह से ही आईटी में हम नंबर 1 है वर्ल्ड में, ऐसा वर्ल्ड लोग कहते हैं। कोई मिस्टर पेट्रोडा थे ना जिन्होंने हाँ, सैम पेट्रोडा। हाँ जी, आजकल तो राजीव बजाज है इसका नेस्कॉम का जो अच्छा, हाँ हाँ, तो ये वही इंडस्ट्री बॉडी है ना ये। बट दे प्रोवाइड फ्री इंफॉर्मेशन, ये अच्छी बात है। आप जाएंगे जरूर तो आपको फायदा होगा अगर आप आईटी से कनेक्टेड हैं तो। आईटी और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी शायद ये देखते हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक्स का शायद गवर्नमेंट का भी है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की है ईपीसी। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन। हाँ हाँ, इसके अलावा एक और बताता हूँ मैं आपको। अगर आप इलेक्ट्रिकल बिजनेस से आप कनेक्टेड है तो दिल्ली में एक जगह है, उसको बोलते हैं पचकोइया रोड। पचकोइया रोड पे एक एसोसिएशन है, इंडियन इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन करके है। उसका फुल फॉर्म मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। वो भी इंडस्ट्री बॉडी है जैसे नेस्कॉम है, गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। वो भी बहुत ही बढ़िया काम कर रही है इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और शायद वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कवर करते हैं। बट अगर आप वहां विजिट करेंगे तो आप सीधा उनके जो मेन डायरेक्टर है उसको भी मिलेंगे, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। तभी आप देखो ना कि इलेक्ट्रिक में कितनी कंपनियां इंडिया में ग्रो की है, हैवेल्स वगैरह, ये सब तो नई आई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इन्होंने, मैं वहाँ विजिट भी किया था अभी रिसेंटली किसी पर्पज से, मैं वहाँ देख के भी आया था पूरा सेटअप। बहुत बड़ी एसोसिएशन है, काफ़ी स्टाफ है उनके पास और काफ़ी फंड्स हैं उनके पास, और वो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। सिस्का हो गया, हैवेल्स, हाँ जी। बड़ी नई कंपनियां ग्रो की हैं। ग्रो किए हैं। और अभी रिसेंटली एक नया ट्रेड शो शुरू हुआ है कई सालों से, जिसको इंडस्ट्री बॉडी ही चला रही है। और पुणे की कोई कंपनी है, मैं नाम भूल गया हूँ, वो उनके करता धरता हैं सारे उसके, वो उनके काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं। आप वहाँ जाइए जरूर, अगर आप इलेक्ट्रिकल से कनेक्टेड हैं तो इसमें जरूर जाना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक्सपोर्ट के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है वो। अपेडा इज फॉर द एग्रीकल्चर। वो है आश्रम पे, दिल्ली में आश्रम जो चौक है वहाँ पे उनकी बिल्डिंग है। अपेडा भी ईपीसी ही है, ईपीसी का रोल अदा करती है, और भी रोल है उसके। अपेडा का एक रोल ये भी है कि वो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन भी है, एसटीसी। तो वो क्या करती है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती नहीं कि प्राइवेट लोग एक्सपोर्ट करें, वो करती है एक्सपोर्ट। अपेडा करती है एक्सपोर्ट कुछ प्रोडक्ट्स, और कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट भी करती है। तो वो जो उसको बोलते हैं, कॉर्पोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मतलब इंडस्ट्री है। हाँ हाँ हाँ, चैनलाइज्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं इसको। चैनलाइज्ड एक्सपोर्ट है कुछ आइटम्स चैनलाइज्ड एक्सपोर्ट की लिस्ट में है, बहुत कम है वैसे। हाँ सर, कुछ कह रहे थे, सॉरी। नहीं, आई एम सेइंग हाँ। जैसे एसटीसी है, ऐसे शिपिंग कॉर्पोरेशन, ऐसे भी इसमें हाँ हैं।
आप एसटीसी में भी जाओगे तो वो आपको भी इन्फॉर्मेशन देंगे, पर वो इस काम के लिए है नहीं लोग। वो ज़्यादा आपको राइस के बारे में बता देंगे, कुछ आइटम राइस वगैरह का अगर आपका काम है तो फिर आप एसटीसी में जरूर जाना चाहिए आपको। बिल्कुल राइस की बहुत नॉलेज है उनको, और राइस में वो कई बार आपको बायर्स के नाम भी बता देंगे जिनसे वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ऑर्डर के। तो जो छोटे इंपोर्टर्स हैं उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, एसटीसी वाले वो शेयर करते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि आप वेस्ट मत जाने दो किसी भी इंक्वायरी को, आप प्राइवेट लोगों को दे दो, उनका प्रोटोकॉल है एसटीसी का राइस के लिए। मुझे नॉलेज राइस की है, हो सकता है और भी आइटम हो, बट एज फार एज आई नो, हाँ और आइटम भी हो सकते हैं। ये है कनाट प्लेस में, एसटीसी है, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे है। इसके अलावा कुछ जैसे टेस्टिंग लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं, या जो हमने कुछ सर्टिफिकेशंस लेने हैं, तो उसके लिए हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन और कहाँ से नॉलेज मिले? जो बेसिकली हम नया स्टार्टअप करते हैं या कुछ वर्क करते हैं, उसके लिए ऐसे कहाँ से इंफॉर्मेशन हम ले पाएंगे, उसके बारे में थोड़ी डिटेल दीजिए। देखिए थोड़ा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बट जो सबसे टेक्निकल जो होते हैं ना, टेस्ट जो होते हैं प्रोडक्ट्स के, स्पेशली जो एक्सपोर्ट वाले होते हैं, जो मेरी नॉलेज में है श्रीराम लैब है जो कि मोरिस नगर में है, दिल्ली में। आप कर सकते हो, एक इंस्टीट्यूट है CFTRI मैसूर में, सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है फूड के लिए। जो सबसे मेन जो इतना भी फूड का रिसर्च होता है इंडिया में, CFTRI मैसूर में होता है। मेरे को तो बात करनी है सर्टिफिकेशन, वो आपको सब गाइड करेंगे, उनकी कितनी लैब है। गाजियाबाद में भी एक लैब है, काफी मेजर लैब है। अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम क्या क्योंकि है, जितने आपने कोई प्रोडक्ट है तो उसको आपने जब आप बायर को बोलते हैं तो वो कहते हैं जी मेरे को आप सर्टिफिकेट दिखाओ, क्या क्या सर्टिफिकेट है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड है। अब मेरे को जब तक सर्टिफाइड नहीं होगी, मैं प्रोडक्ट मेरी जितनी मर्जी बढ़िया हो, लेकिन सर्टिफाइड तो है नहीं हो। सबसे इशू जो हमारी हम बातें करें, लेकिन जो इन चेम्बर्स के बाद भी हम जाएं, लेकिन जब तक मेरी प्रोडक्ट ही नहीं सर्टिफाइड या मेरी उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं पता कि मैं जो बना रहा हूँ वो किस स्टैंडर्ड की है, किस लेवल की है, तो मैं उसको कैसे बताऊँ? क्योंकि फूड में जो भी सैंपलिंग होता है ना, अगर आपका सैंपल टेस्ट होता है वो एक लोकल लैब में जाता है। अगर पंजाब हरियाणा होगा तो चंडीगढ़ में जाएगा, अगर वो चंडीगढ़ से नहीं हुआ तो फिर वो गाजियाबाद जाएगा, और गाजियाबाद से नहीं है तो फिर अल्टीमेटली CFTRI मैसूर में जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका टेस्ट को मानती है। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वो। तो मैंने जो बताया ना, इसके अलावा भी जैसे सर बता रहे हैं, कई हैं संस्थाएं। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और जो हम लोग जो जब डिस्कस करते हैं, हाँ जी, मैंने बड़े केस डील किए हैं इसमें फूड से रिलेटेड। कोई आइसक्रीम का सैंपल फूड, यस यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, आप तो अमूल का बता रहे थे जो, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये मोटी मैंने जो आपको बताए हैं, ये इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी काफ़ी, और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और आगे आपको कोई कहीं पे भी कोई रुकावट आती है, कोई चीज़ आती है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इन सब लोगों से लिंक बना लो, कार्ड ले लो उनके, एक कार्ड बना के रखो, कभी जरूरत पड़े तो आप रिक्वेस्ट करके बात, फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं कभी बीच में एक बार मिलने के बाद। तो इस तरह के आपको एडवांटेजेस इन सारी जगहों से मिल सकते हैं। जनरली मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि ये लोग हेल्प करते हैं। और फिक्की के अंदर मैंने जैसे बताया ना आपको, इंटेलिजेंस यूनिट बताई आपको, इसके अलावा जो नीचे जो ऑफिसेज हैं उसमें हर प्रोडक्ट्स के डायरेक्टर बैठे हुए हैं, अलग अलग प्रोडक्ट को डील करते हैं, अलग अलग मार्केट के लिए बने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, वहाँ से भी हेल्प मिल सकती है ना लोकल? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, किसी भी लाइन। हाँ जी, वो आपको पर टेक्नोलॉजी के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताएंगे ज़्यादा। तो उसमें हो सकता है कि वो आपको ये भी बता सकें कि भाई जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है या नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन वो भी दे सकते हैं।